हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। मैं हूं के.आर. कुमावत और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रीट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, परावर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, परावर्तन जो है वो प्रकाश से घटित होने वाली एक घटना है। परावर्तन में एक प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी दिशा में नहीं लौटती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। जहाँ पर प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है उस बिंदु पे परावर्तक सतह के लंबवत एक रेखा खींचें। इस रेखा को फ्रेंड्स अपन नॉर्मल अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के साथ में आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब इस परावर्तन की घटना में देखिए, जो ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, सभी को पता है इस बात का। दूसरा जो परावर्तन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मीन्स ये वाली आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। इनके अलावा जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये हैं कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है। परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग भी नहीं बदलता है। और बदलता क्या है? परावर्तन की घटना में प्रकाश की केवल और केवल तीव्रता बदलती है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रिट में कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है या कौन सी राशि परिवर्तित होती है। तो देखो, लैम्डा तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग नहीं बदलता है, केवल और केवल प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो ये है परावर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ से रिट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स, परावर्तन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक दर्पण पर कोई प्रकाश किरण अभिलंबत आपतित होती है तो आपतन कोण में परावर्तन कोण का मान होगा। जैसे ही हम अभिलंबत को देखते हैं और हम आंसर टिक कर देते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन ध्यान रखना आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा हम अभिलंब के साथ में मापते हैं। तो देखिए, अगर दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण अभिलंबत आएगी तो नॉर्मल भी इधर ही होगा, और अभिलंबत आएगी तो उसके लिए आपतन कोण का मान भी 0 होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होगा यदि प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती है। देखिए, इसके बाद में यदि अपन बात करें अपवर्तन में क्या होता है, तो अपवर्तन जो है उसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम में जाते समय वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मतलब इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन ये मूल पथ से विचलित हो गई। अब देखिए, इस विचलन का कारण क्या है, मतलब अपवर्तन का कारण क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपवर्तन का जो कारण है वो है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, जब माध्यम एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग बदल जाता है। तो कारण जो है अपवर्तन का, वो कारण है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। जबकि फ्रेंड्स यहाँ वेग में, परावर्तन में प्रकाश के वेग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपवर्तन में जो कारण है प्रकाश का, अपवर्तन का जो कारण है वो है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। अब देखिए, यहाँ पे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है और तीव्रता भी बदल जाती है। तो अपवर्तन की घटना में वेग में भी परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य भी बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है और तीव्रता भी बदल जाती है। ये अपवर्तन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हाँ फ्रेंड्स, आगे अगर यदि अपन डिस्कस करें तो परावर्तन और अपवर्तन में किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, परावर्तन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, क्यों बनेगा। तो देखिए, परावर्तन में प्रकाश की जो कोई भी किरण है वो परावर्तक सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो वापस उसी माध्यम में लौटेगी तो देखिए बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। हाँ फ्रेंड्स, देखिए, परावर्तन के लिए हम जनरली दर्पण को काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दर्पण से लगभग प्रकाश का 100% परावर्तन हो जाता है। तो देखिए, दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा जो दर्पण का प्रकार है वो है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। तो देखिए, इस
फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, इधर कोई बिंब रखा हुआ है। इस बिंब से अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो ये परावर्तित होके इधर चली जाएगी, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण इधर जाएगी तो वो परावर्तित होके इधर चली जाएगी, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। देखो ये परावर्तित किरणें इधर जा रही हैं और इन परावर्तित ये इधर जाके कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए इनको यदि अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर जो परावर्तित प्रकाश किरणों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। और ये प्रतिबिंब वास्तव में परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, केवल यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। मतलब ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये बिंब है जो कि समतल दर्पण के लिए वास्तविक बिंब है, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर हमें प्राप्त होता है समतल दर्पण के द्वारा। और इस काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए देखो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि बिंब जितनी दूरी पे होगा प्रतिबिंब भी हमेशा उतनी ही दूरी पे बनेगा। तो समतल दर्पण के लिए बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी का मान समान होता है। और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देखो पहली विशेषता ये है, समतल दर्पण के लिए आवर्धन इकाई होता है। आवर्धन का मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि किसी भी वस्तु के बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनेगा। तो समतल दर्पण में देखो जितनी बड़ी वस्तु है या बिंब है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। अर्थात समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है, इकाई होती है। समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, देखो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा हमेशा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहीं नहीं पड़ी होगी शायद। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसकी फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। तीसरा समतल दर्पण से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई से आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। मतलब कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अगर अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो ये दर्पण जो है वो कम से कम इस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को अगर अपना संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो उस समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। हाँ, इससे ज़्यादा होगा तो भी संपूर्ण प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन अगर इससे छोटा होगा तो उसको संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। और समतल दर्पण से इम्पोर्टेंट एक फैक्ट ये है, हमने यहाँ पे देखा बिंब जो है वो वास्तविक है और वास्तविक बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी या काल्पनिक बन रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर बिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब समतल दर्पण से हमेशा आभासी या काल्पनिक बनेगा, लेकिन अगर बिंब काल्पनिक या आभासी है तो उसका प्रतिबिंब सदैव वास्तविक ही बनता है। तो समतल दर्पण के लिए अगर बिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होगा, और बिंब काल्पनिक या आभासी होगा तो प्रतिबिंब उसका वास्तविक होगा। इज दैट क्लियर? बिंब अगर वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और बिंब अगर आभासी या काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो दर्पण का प्रकार है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, एक गोला है, इस गोले का हमने इतना भाग काट लिया तो इस कटे हुए भाग को ही हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण में देखिए अगर हम पॉलिश करें इधर उभरे हुए भाग पे तब ये जो दर्पण है ये बन जाता है अवतल दर्पण, और अगर हम पॉलिश करें आंतरिक भाग पे तो ये वाला जो दर्पण है इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। और एक जो दर्पण का प्रकार है वो है फ्रेंड्स समतल दर्पण, जिसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में उभरी हुई सतह पे पॉलिश होती है, आंतरिक सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है, और उत्तल दर्पण में आंतरिक सतह पे पॉलिश होती है और उभरी हुई सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है। इन दोनों दर्पणों के फ्रेंड्स अलग अलग उपयोग हैं। जैसे अवतल दर्पण का प्रयोग डेंटिस्ट करते हैं, जो दंत चिकित्सक होते हैं उनके लिए अवतल दर्पण का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग आप सभी जानते हैं, वाहनों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में दंत चिकित्सक करता है, ठीक है, दंत चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, और दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगली वीडियो में अपन इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।